अच्छा जी। कल का जो हमारा सेशन था उसमें हमने कैंडल्स, आखिर में जो है वो कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि एक जो कैंडल है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसका वो किस तरह से होता है। भाईजान, राना इम्तियाज साहब, आपका कैमरा बंद नहीं हो सकता? वीडियो कैमरा बंद कर दें यार, अब कितनी दफा कहूँ मैं। ओके जी। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ पहले, इसका कंसेप्ट समझ लें और फिर हम आगे प्रैक्टिकली आगे चलेंगे। ओके जी। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि जो फॉरेक्स का जो नॉलेज होता है ना, जो फॉरेक्स का इल्म है, ठीक है, वो दो तरह का नॉलेज होता है फॉरेक्स में। फॉरेक्स का इल्म वो दो तरह का होता है। एक टेक्निकल नॉलेज और दूसरा होता है फंडामेंटल नॉलेज। अच्छा, जिन दोस्तों को इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आती उन्होंने परेशान नहीं होना, उन्होंने बस सुनते जाना है और समझना है बात को। मैं कोशिश कर रहा हूँ, करता हूँ कि करूंगा कि बीच में उर्दू भी यूज करूँ। आपको बात की समझ आनी चाहिए, इंग्लिश बेशक ना आए आपको लिखना पढ़ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा जो नॉलेज है जी वो है फंडामेंटल नॉलेज। अच्छा, ये फंडामेंटल जो है ना, इसका आसान लफ्जों में आप कह लें कि ये खबरों का इल्म है। खबरों का इल्म। खबरें किसे कहते हैं? न्यूज को। ऐसी खबरें जिनका फॉरेक्स के पेयर्स के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है, उनको हम फंडामेंटल न्यूज कहते हैं या फंडामेंटल्स कहते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हो गया दो। टोटल नॉलेज फॉरेक्स के अंदर दो हैं। तो ये जो फंडामेंटल नॉलेज है ना, ये सिर्फ एक सेशन होगा आपका। एक सेशन। जो मैंने आज 7-8 सेशन अभी और करने हैं, उनमें से एक सेशन आपका होगा फंडामेंटल नॉलेज का। बाकी जितने भी सेशंस हैं वो सारे के सारे ये टेक्निकल नॉलेज पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि फिर बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टेक्निकल नॉलेज। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे जी टेक्निकल नॉलेज में? इसमें तीन चीजें हम सीखेंगे, बल्कि चार चीजें। पहली चीज जो है वो है, आज जो हमारा टॉपिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है और उसके लेवल्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, लेवल्स, ये आज हम सीखना शुरू करेंगे। उसके बाद अगला जो होगा वो होगा प्राइस एक्शन। ठीक है जी। और इसके बाद जो तीसरा टेक्निकल नॉलेज हम सीखेंगे वो होगा सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, ये क्या होती है और इसके जोन्स हम कैसे बनाते हैं। और एक चौथा लेवल जो नॉलेज होगा वो हम सीखेंगे, वो आखिर में आएगा, वो आएगा मनी मैनेजमेंट। तो ये सारा नॉलेज है जो अगले 7 से 8 सेशंस में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और ये जो सारा नॉलेज है ना, जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, ये फॉरेक्स का, यूं समझ लें कि असल नॉलेज है ये। ठीक है, फॉरेक्स का जो असल नॉलेज है वो ये है जो मैंने आपके सामने ये लिख दिया है। इसके अलावा जिस तरह से एक इंसान होता है ना, हम जब खाना खाते हैं, दिन का खाना खाएं या रात का डिनर करें, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हम लोग खाना तो मेन कोर्स जो होता है, मेन डिश, वो तो एक दो ही होती है। ठीक है, लेकिन उसके साथ सैलेड वैलेड होता है, रायता होता है, चटनी शटनी होती है, और कुछ उसकी जो एसेसरीज होती हैं, वो फालतू चीजें हैं। ठीक है, इसी तरीके से फॉरेक्स की जो असल डिश है वो ये है नॉलेज की, जो आपके सामने मैंने लिखा है। इसके अलावा वक्त के साथ साथ बेताशा नई नई चीजें छोटी मोटी आती रहती हैं, लेकिन वो रायता शायता ही होता है। ठीक है, चटनी शटनी होती है जो उसके खाने के जायके को, इस नॉलेज के जायके को इम्प्रूव करता है। दैट्स इट। असल नॉलेज ये है फॉरेक्स का। ओके जी।
शुरू करते हैं जी। कल का जो हमारा सेशन था, मैंने आपको जो कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, तो उसमें मैंने आपसे एक बात की थी कि जो कैंडल की शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक, अगर ये ओपनिंग पॉइंट है और ये क्लोजिंग पॉइंट है, तो ये इसका हाई हो गया और ये फर्ज करें ये लो हो गया, लो पॉइंट। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो कैंडल का कलर होता है वो होता है ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक, जो कैंडल कहाँ से ओपन हुई और वो कैंडल अपना टाइम पूरे होने पे कहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है जी, तो वो जो फासला होता है वो उस कैंडल की बॉडी कहलाता है और उसी बॉडी का ही कलर हमें नजर आता है। ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर वाली धागे से हैं, ऊपर की तरफ भी ये और नीचे की तरफ भी ये इनको हम विक्स कहते हैं। ठीक है जी, ऊपर वाली अगर बॉडी के ऊपर है ये विक, तो अपर लगा देते हैं विक, या इसको आप दूसरा नाम देते हैं शैडो, साया जिसे कहते हैं। ठीक है जी, ऊपर वाली विक कैंडल की या ऊपर वाला शैडो। इसी तरीके से जो नीचे वाली ये विक होती है इसको हम लोअर विक, नीचे वाली विक या शैडो कहते हैं। लेकिन ये जो विक्स है ना, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं। ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि ये जो एरिया है ना, ये सारा जो ऊपर वाली विक है या नीचे वाली विक है, इसको हम रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। रिजेक्शन एरिया या इसका दूसरा नाम रिट्रेसमेंट एरिया। ठीक है जी, ये नीचे भी। ओके, अब ये क्या है, रिजेक्शन एरिया क्या होता है, रिट्रेस या रिट्रेसमेंट एरिया क्या होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी सब ने डेफिनेटली, उल्टे पांव भागना। इसका क्या मतलब है उल्टे पांव भागना? यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं उल्टे पांव भागना, तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, ये कहावत मैंने एक लिखी है उर्दू की, तो इसको समझें जरा। उल्टे पांव भागना का मतलब क्या है कि भाई पहले वो बंदा चल के आया ना, मिसाल के तौर पे अगर इस रास्ते पे चल के आया है, ठीक है, तो जिस रास्ते पे वो चल के आया उसी रास्ते पे अगर वो वापस पलट के भाग जाए, वापस चला जाए, तो इसको कहते हैं ना उल्टे पांव भागना। स्पीड में जाए, समझ गया उल्टे पांव भागना। तो ये जो कंसेप्ट है ना उल्टे पांव भागने वाला, इसको हम कहते हैं रिजेक्शन कैंडल्स की जुबान में, फॉरेक्स की जुबान में, या रिट्रेसमेंट, एक ही बात है। अब इसको ऊपर समझे कि देखें यहां पे ये कैंडल का जो ऊपर वाली विक है, अब इस जगह पे तो कैंडल ओपन हुई ना यहाँ पे, इस जगह पे, और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और इसका जो कलर है कैंडल का वो रेड है, बॉडी का कलर रेड है। तो हम ये सीख चुके हैं कि अगर किसी कैंडल का जो ऐसी कैंडल जो क्लोज हो चुकी है, ठीक है, प्रिंट हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है, अगर उसका उसकी बॉडी का कलर रेड है, इसका मतलब है कि वो ओपन ऊपर हुई थी और क्लोज नीचे हुई थी। तो कलर का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसका ओपनिंग पॉइंट होता है और दूसरा जो एंड है वो उसका क्लोजिंग पॉइंट है नीचे। ठीक है, हमें इस तरह से पता चल गया ये। अब यहां से आप देखें कि ओपन होने के बाद किसी वक्त ये कैंडल पहले यहां से
ये हाई पॉइंट तक भी गई थी, ऊपर भी गई थी, और जब ओपनिंग पॉइंट से हाई पॉइंट तक गई थी तो इसका सारे का सारा जो कलर था ये ऊपर तक ग्रीन गया था यहां तक। ये समझ लगी आपको? अच्छा, जब ये ऊपर तक प्राइस गई थी यहां तक हाई पॉइंट तक, तो क्यों गई थी ऊपर? इसलिए क्योंकि यहां से लेके यहां तक बायर्स ज्यादा थे। बायर्स का बाय के ऑर्डर लेने वाले बहुत ज्यादा थे और उनके मुकाबले में सेल के ऑर्डर लेने वालों की तादाद कम थी। तो जो विनर होता है, जो ज्यादा होते हैं, वो रूल करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो क्योंकि बायर ज्यादा थे इस जगह से लेके यहां तक, तो इसलिए प्राइस ऊपर गई थी पहले, बायर का कंट्रोल था। फिर क्या हुआ? ठीक है, अब फिर क्या ये हुआ कि ये जो जगह थी, ये वाली हाई पॉइंट, इस जगह से ऊपर ये कैंडल नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि यहां पे इंतजार कर रहे थे सेलर्स, ऐसे लोग, ऐसे ट्रेडर जिन्होंने सेल की ट्रेड लेनी थी, और वो देख रहे थे अपने चार्ट पे कि ये कैंडल यहां पे पहुंचे एक दफा और यहां से हम सेल की ऑर्डर लेंगे यहां से। फिर क्या हुआ कि वहां से एकदम से नए जो लोग थे उन्होंने सेल के ऑर्डर ज्यादा लिए। अब ये कैंडल जिस तरीके से पहले ऊपर आई थी ना, पहले ऊपर आई थी बायर्स के ज्यादा होने की वजह से, अब देखिएगा यहां से उल्टे पांव वापस भागेगी नीचे की तरफ, ये भागी है नीचे। क्यों? क्योंकि अब इसमें सेलर ज्यादा हो गए हैं। इधर ऊपर जाते हुए बायर ज्यादा थे, इधर नीचे आते हुए वापस जब आई है तो सेलर ज्यादा है। इसलिए आप देखें ये आ गया ना उल्टे पांव भागने वाला कंसेप्ट। इसको, इस एरिया को कहते हैं, किसी भी कैंडल की बॉडी के ऊपर जो विक होती है या बॉडी के नीचे जो विक होती है, वो विक जो हमें है वो बताती है, या शेडो, या ये जो लाइन सी होती है काली सी, ये हमें बताती है कि यहाँ पे कैंडल पहले आई थी फिर वापस उल्टे पांव भागी है। क्लियर हो गया जी बात? और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी के ऊपर आगे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अभी जो टेक्निकल नॉलेज है उसकी इमारत खड़ी करेंगे। ओके जी, आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखने वाली है कि याद रखें कि सबसे जो बड़ा चार्ट है, सबसे बड़े टाइम का चार्ट कौन सा होता है जी? एक महीने का, 1 मंथ का, जिस चार्ट में एक कैंडल पूरे एक महीने में बनती है। अच्छा, उसके बाद फिर उससे छोटा, महीने से छोटा चार्ट कौन सा है कैंडल का? वो है एक वीक का, एक हफ्ते की एक कैंडल जो बनती है। फिर उससे छोटा वो है 1 डे का, जिस चार्ट में एक कैंडल पूरे एक दिन में एक ही कैंडल बनती है। ठीक है जी। उससे जो छोटा चार्ट है वो होता है 4 घंटे का, कि एक कैंडल 4 घंटे में बनती है। इससे जो छोटा चार्ट होता है वो होता है जी 1 घंटे का, 1 घंटे की एक कैंडल बनती है, 1H। ठीक है जी। इससे जो छोटा चार्ट है वो होता है 30 मिनट का, 30M। ठीक है। अच्छा, अब हमने जब रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं तो जो एक महीने वाला चार्ट होगा ना, इसकी रिट्रेसमेंट सबसे ज्यादा अहम होती है। इस चार्ट के ऊपर महीने के सबसे ज्यादा अहम रिट्रेसमेंट किसकी होती है? एक महीने के चार्ट के ऊपर जो कैंडल्स की होती है, क्योंकि एक कैंडल एक महीने की होती है हर कैंडल उसमें। उससे कम दूसरे नंबर पे फिर इसकी वीकली चार्ट की होती है, फिर तीसरे नंबर पे डेली चार्ट की होती है, चौथे नंबर पे, तो सबसे जो कमजोर होती है ना, या सबसे कम अहमियत वाली, वो 30 मिनट की होती है।
ये बात क्लियर हो गई जी। क्यों? क्योंकि देखें, एक ये टाइम की बात है ना, कि एक कैंडल बन रही है 30 मिनट में, कंप्लीट हो गई, और इससे जो छोटी होती है 15 मिनट या 5 मिनट, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं होती है, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, डिस्कस ही नहीं करते, वो तो बहुत ही नाजुक और बहुत ही छोटी कैंडल्स होती हैं। तो जो विक्स जो है ना, विक्स यानी रिट्रेसमेंट के जो एरियाज हैं, ये कमजोर हैं, इससे थोड़े से मजबूत ये हैं इसके, उससे थोड़े से ज्यादा मजबूत 4 घंटे के हैं, इससे ज्यादा मजबूत 1 डे के हैं, इससे ज्यादा मजबूत 1 वीक के हैं, इस सबसे ज्यादा मजबूत किसके हुए? फिर 1 मंथ के हुए। आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर आप ये अंग्रेजी के लफ्ज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इनका अगर आप उर्दू में तर्जमा ढूंढे ना कि इसका सपोर्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, तो इसका मतलब भी होता है रुकावट, और रेजिस्टेंस का भी मतलब है उर्दू में रुकावट। ठीक है, रुकावट किसे कहते हैं? आप में से कुछ दोस्त गाड़ी ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो आप हाईवे पे जा रहे हैं, मोटरवे पे जा रहे हैं, 100, 150, 100, 110, 120 की स्पीड पे। तो अब मोटरवे के ऊपर तो स्पीड ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो रोड खुला होता है, ठीक है। तो एकदम से क्या होता है, आगे जंप आ जाता है रोड के ऊपर। तो आप तो पहले से प्रिपेयर नहीं होते ना, ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते कि ये तो मोटरवे पे भी जंप हो सकता है एकदम से। तो क्या होगा, जैसे ही आपकी नजर स्पीड ब्रेकर या जंप के ऊपर पड़ेगी, तो आप फौरन ब्रेक लगाएंगे, है कि नहीं? लेकिन क्या वो गाड़ी रुक जाएगी जंप से पहले? नहीं, बल्कि क्या होगा कि जो पहले उसने लंबी छलांग लगानी थी, जंप को क्रॉस करके उड़ते हुए दूर तक जाना था, आपके ब्रेक लगाने की वजह से अब उसकी छलांग थोड़ी सी है, जंप गाड़ी का कम हो जाएगा, लेकिन गाड़ी रुकेगी नहीं, फिर भी उसने जंप क्रॉस करने के बाद ही रुकना है आगे जाके। ठीक है, लेकिन वो जो जंप था वो रुकावट है, उसने आपको मजबूर कर दिया अपनी गाड़ी की स्पीड कम करने पे, और गाड़ी रुकी कहां पे? जंप क्रॉस करने के बाद आगे जाके कहीं पे। ये बात, वो भी एक रुकावट है। अब फॉरेक्स के अंदर, क्योंकि कैंडल्स की बात होती है, फॉरेक्स में बात होती है कैंडल्स की, कैंडल्स यानी कीमत, प्राइस। कैंडल्स बताती हैं हमें कीमत के बारे में। तो कीमत या तो ऊपर जाती है, कैंडल्स या तो ऊपर जाती हैं, या कैंडल्स नीचे जाती हैं, यानी कीमत या किसी चीज की नीचे जाती है, या फिर क्या होता है कि बाज औकात कीमत एक ही जगह पे खड़ी रहती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तीन सिचुएशंस हैं, या तो कीमत खड़ी रहेगी एक जगह पे, या कीमत किसी चीज की ऊपर जाती जाएगी, या किसी चीज की कीमत नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया? तो याद रखें कि फॉरेक्स के अंदर ऐसी रुकावट, ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाते हुए मिलती है, जंप कह लें आप, कैंडल को फर्ज कर लें कि ये गाड़ी है, ठीक है जी। अब ये कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, ये देखें ये जा रही हैं ऊपर कैंडल्स, प्राइस ऊपर जा रही है यानी कि, तो ये सामने एक जंप आ गया, इधर रुकावट आ गई। तो ये क्या करेगा, अब ये कैंडल्स की ऊपर जाने की रफ्तार को कम कर देगा, और अगर कैंडल की ऊपर जाने की रफ्तार थोड़ी थी, आहिस्ता थी, तो वो हो सकता है कि ये जो जंप है, ये कैंडल को ऊपर जाने से रोक दे, वहां पे ही रोक देगा, और फिर कैंडल्स क्या करेंगी, जब ऊपर टक्कर मार मार के नहीं जा पाएंगी तो वापस नीचे आना शुरू हो जाएंगी यहां से। क्योंकि अगर ये जंप मजबूत हुआ या रुकावट मजबूत हुई,
कैंडल्स अगर इसको तोड़ के ऊपर ना जा पाई तो आखिरकार क्या होगा कि वहां पे टकरे मारने के बाद फिर आखिरकार मजबूर होके कैंडल ने तो नीचे आ जाना है फिर, क्योंकि वो हमेशा के लिए वहां पे रुके तो नहीं रहेंगी ना कैंडल्स। अच्छा, अब इसी तरीके से एक रुकावट वो होती है जो कैंडल्स को नीचे जाते हुए रास्ते में मिलती है। ये कैंडल्स देखें नीचे जा रही थी, यहां पे एक रुकावट मिल गई, ये भी रुकावट है, जंप समझ लें आप। अब ये क्या कर रहा है कि ये कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये रुकावट। अच्छा, ये जो फॉरेक्स के अंदर ये जो रुकावट होती है ना, ये जरूरी नहीं होता कि ये कैंडल्स को ऊपर जाने से या नीचे जाने से रोकने में 100% कामयाब हो जाए। जिस तरीके से मैंने आपको गाड़ी की मिसाल दी कि आपकी गाड़ी को आप फर्ज कर लें कि वो कैंडल है, स्पीड से जा रही है 100 120 की स्पीड पे, एकदम आपकी आंखों के सामने आ गया जंप, तो गाड़ी रुकेगी तो नहीं। आप फुल ब्रेक भी लगाएंगे तो गाड़ी रुकेगी तो नहीं, स्पीड कम हो जाएगी उसकी, लेकिन रुकेगी कहां पे जाके, वो जंप को क्रॉस करके। लेकिन अगर आपकी स्पीड थी 10-20 की या 30 किलोमीटर फी घंटे की, तो फिर जंप को आप दूर से देख लेंगे, तो आप ब्रेक लगाएंगे, फिर जंप से पहले ही गाड़ी रुक जाएगी आराम से, आप बिल्कुल, आपको फील भी नहीं होगा, गाड़ी इतने सुकून से स्मूथली जंप को क्रॉस करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, ठीक है, सॉरी, ये जो रुकावटें हैं, ये अगर तो कैंडल की, जब कैंडल इनसे टकराती है, अगर तो उसकी रफ्तार जो है वो कम हो मूवमेंट की, चलने की, तो फिर ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो रुक जाती है, ये रुकावट उनको कैंडल्स को ऊपर जाने या नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो जाती है, ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर स्पीड तेज हो तो फिर दो ऑप्शंस हैं। अगर बहुत ज्यादा स्पीड है, ये प्राइस नीचे आ रही थी, तो हो सकता है पहली टक्कर में ही तोड़ के नीचे चली जाए और बहुत दूर तक चली जाए, ठीक है जी। हो सकता है फिर आगे जाके नीचे कोई जंप आए इधर, यहां पे जाके वो रोक देगा इसको। और बाज औकात ये भी होता है कि ऊपर से स्पीड से आई, ठीक है, यहां से, और पहली रुकावट को तोड़ा इसको, लेकिन स्पीड तो अब स्लो हो गई है ना, तो अब हो सकता है यहाँ पे कहीं पे रुक जाए इधर, क्योंकि स्पीड उसकी स्लो हो गई है गाड़ी की तरह। जब आप जंप क्रॉस करते हैं स्पीड में, तो गाड़ी थोड़ा सा आगे जाके रुक जाती है, क्योंकि आपने ब्रेक लगाई हुई होती है पहले। ये बात क्लियर होगी जी, ओके। अब याद रखें कि फॉरेक्स के अंदर ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस। और ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, उसको हम कहते हैं सपोर्ट। सपोर्ट का एक मतलब होता है सहारा भी, गिरते को तिनके का सहारा। जो कैंडल नीचे गिर रही है, तो ये नीचे से आपको हाथ रखेंगे तो वो सपोर्ट दे रहे हैं ना, आप उसको नीचे जाने से रोक देंगे, तो उसको फॉरेक्स की जुबान में सपोर्ट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई जी। तो अब सपोर्ट किसे कहते हैं, फिर सपोर्ट की डेफिनेशन या तारीफ क्या लिखेंगे हम, ऐसी रुकावट जो कैंडल को, एक कैंडल को या एक से ज्यादा कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। कोशिश का मतलब ये होता है कि कभी कामयाब हो जाएगी रोकने में, और कभी हो सकता है कामयाब ना हो, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस का लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल का मतलब ये जंप, दीवार जो होती है, तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे कि ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है। ये बात क्लियर होगी जी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। याद रखें कि फॉरेक्स के अंदर
जो टेक्निकल नॉलेज में सबसे ज्यादा आसान चीज है ना, सबसे ज्यादा आसान चीज, ठीक है, जिसको समझना हर बंदे के लिए बहुत आसान है, वो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है। ठीक है जी। तो इसलिए आज क्योंकि आप में से क्योंकि ज्यादातर लोग नए हैं, तो आप हो सकता है पहली दफा ये नाम सुन रहे हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। लेकिन फर्ज करें कि आपको कई साल गुजर जाएंगे, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो आगे चल के जब आप 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल आपको हो जाएंगे ट्रेडिंग करते हुए, तो आपसे कोई नया बंदा पूछेगा कि जी मुझे कोई काम की चीज बताएं ऐसी जो मुझे समझ भी फौरन आ जाए और जिससे मैं ट्रेडिंग मेरी बहुत जबरदस्त भी हो जाए, इंप्रूव भी कर जाए। तो आप उसे कहेंगे कि यार आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट समझ लो और उसी को अपने चार्ट पे अप्लाई करके ट्रेड लेना लेना शुरू कर दो। ठीक है। और इसकी जो सक्सेस रेशो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को समझने के बाद, अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करने के बाद, इसकी तकरीबन 70 से 80% सक्सेस रेशो होती है इसकी। यानी आप 10 ट्रेडर ले, 10 में से तकरीबन 7 से 8 ट्रेड्स आपकी लाजम प्रॉफिट में जाएंगी, 2 से 3 ट्रेड आपकी लॉस में जा सकती हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत आसान है समझना, लेकिन ये फायदा बहुत देता है। ठीक है। तो इसलिए इसको आपने पूरी जो है ना वो सीरियसनेस के साथ समझने की कोशिश करनी है, और साथ साथ फिर आगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आगे चलते हैं जी। अब असल क्वेश्चन ये है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हम चार्ट के ऊपर जहां पे कैंडल्स चल रही होती हैं वहां पे कैसे बनाएंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सपोर्ट का लेवल मौजूद है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल मौजूद है? ठीक है जी। बहुत सिंपल है कि देखें, मिसाल के तौर पे, बल्कि नहीं, मैं अब लाइव चार्ट पे जाता हूं जी। जो आपको लिख के मैंने समझाना था कंसेप्ट वो हो गया मुकम्मल। आगे चलते हैं अब लाइव चार्ट के ऊपर। आमिर क्या कर रहे हो यार? गोल्ड को नीचे नहीं लाओ ना, जाने दो ना यार इसको ऊपर। ओके जी। मैं investing.com के ऊपर आ गया जी। गूगल के ऊपर आपके सामने नई वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, investing.com। और यहाँ पे मैं किसी भी पेयर, ठीक है, कोई भी पेयर जिसका मैं चार्ट देखना चाहता हूँ, मैं उसको यहाँ पे नोट कर लूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा, फॉरेक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक पेयर है ना, वो गोल्ड का पेयर समझा जाता है। ठीक है, गोल्ड का, गोल्ड वर्सेस यूएसटी, अमेरिकन डॉलर। तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि आप देखिएगा कि गोल्ड जैसे खतरनाक पेयर के ऊपर भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो बाकी पेयर्स पे तो फिर और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। ओके जी। ये वही जो मैंने कल आपको तरीका बताया था कि वही हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं। investing.com आपने वेबसाइट ओपन की। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होगा कि investing.com, क्योंकि ये वेबसाइट फ्री है और इसको यूज करना बहुत आसान है ना, इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तो जो नए सीखने वाले हैं पूरी दुनिया में, वो इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो कभी कभी इसके सर्वर्स जो है वो बैठ जाते हैं, ठीक है, इस पे लोड बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो अगर कभी ऐसा हो तो फिर आपने एक और वेबसाइट भी नोट कर लें। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, tradingview.com, TRADING, ट्रेडिंग व्यू, VIEW.com। ठीक है, ये एंड पे मैं लिख भी दूंगा। तो ये tradingview.com भी बिल्कुल ऐसी ही वेबसाइट है जैसे investing.com है। फर्क क्या है कि investing.com इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, ट्रेडिंग व्यू थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर investing.com नहीं चल रही तो आपको ट्रेडिंग व्यू को भी इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। तो वो मैं आपको बता दूं कि ये देखें, ये वेबसाइट ओपन की tradingview.com। इसमें क्या है, इसमें इस तरह के आपके सामने इसका पेज आएगा, जो इसका व्यू है फ्रंट पेज का। आपने इसमें जाना है, ये देखें, ये प्रोडक्ट्स की आपको नजर आ रही है ये बटन,
इस प्रोडक्ट्स पे क्लिक जाना है, क्लिक नहीं करना। नीचे देखें ये चार्ट्स आ गए हैं, तो चार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। जैसे ही आप प्रोडक्ट के ऊपर जाके चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई एक चार्ट ओपन हो जाएगा अपनी मर्जी से, ठीक है। वो रेंडमली ओपन होता है, कोई भी किसी भी पेयर का हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने क्योंकि थोड़ी देर पहले चार्ट ओपन किया हुआ था इस पे गोल्ड का, ठीक है, ये ओपन हुआ। अब फर्ज करें आपने ओपन करना है जी यूरो और यूएसडी का पेयर ओपन करना है, उसका चार्ट ओपन करना है, तो आप कैसे करेंगे कि ये जो चार्ट ओपन हुआ है उसका जहां पे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें ये सिंबल का, ये उसकी जो पेयर की सिंबल लिखी हुई है, अलामत लिखी हुई है, आपने इस पेयर की अलामत के ऊपर जाके टच करना होता है। जैसे ही आप सिंबल को टच करेंगे ना तो यहाँ पे आगे सिंबल सर्च वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे खाने में आप कोई भी पेयर की पूरी सिंबल लिखें, जैसे यूरो यूएसडी है EUR USD, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर है, आप कोई भी पेयर लिखेंगे तो उसके बेतहाशा पेयर्स के फिर चार्ट्स आ जाएंगे, तो आप जो सबसे पहले वाला है उसको ओपन कर लें। तो अब देखें ये यूरो यूएसडी का पेयर ओपन हो गया है, और इसमें जो टाइम होता है वो यहाँ पे प्लस के साइन के साथ आगे ये देखें 15 मिनट लिखा हुआ है। 15 मिनट को आप क्लिक करें तो ये टाइम का पूरा वो पट्टी आ जाती है। इसमें इवन आपको 1 मिनट से जो छोटी कैंडल होती है, ये वैसे नहीं होती, मिनिमम छोटी कैंडल 1 मिनट ही होती है, ठीक है। 1 मिनट की, 3 मिनट की कैंडल भी है, 5 मिनट की, लेकिन आपने 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 30 मिनट, आधा घंटा, 4 घंटे जो मैंने लिखा है उधर वही यूज करनी है, बाकी बीच वाली यूज नहीं करनी होती, ठीक है जी। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसका भी वही सिस्टम है, देखें ये टूल बार इधर पूरा आ गया है। तो आप जिस तरीके से इन्वेस्टिंग के ऊपर जो है आप नॉलेज को अप्लाई करेंगे वैसे ही इस चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये बार बार ये फ्री जो आप यूज करेंगे ना, इसको बार बार यहाँ पे वो नोटिफिकेशन आते रहेंगे, उनको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, बार बार ऐड आएंगे उनको क्रॉस कर दें। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो प्लस पॉइंट है tradingview.com का, वो ये है कि ये इनका सर्वर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वो इसी को यूज करती हैं। जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं ना, बड़े ट्रेडर्स अरबपति जो है, वो इस वेबसाइट को यूज करते हैं। तो ये पेड मेंबरशिप भी करती है, ठीक है। तो ये अपने सर्वर्स इनके बहुत फास्ट है, तो ये इसमें आपको एक्यूरेसी बहुत मिलेगी। ओके जी। लेकिन क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी, तो शुरू में हमारे लिए आसान है, बहुत ज्यादा सिंपल है investing.com। तो दोबारा से मैं अब चला जाता हूं जी investing.com के ऊपर। ये लें जी, हम investing.com के ऊपर आ गए, और यहाँ पे मैं गोल्ड का पेयर ओपन कर लेता हूँ। और थोड़ा सा पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके, तो नीचे एक डल सा चार्ट नजर आ रहा है यहाँ पे। इस चार्ट का जो ऊपर ये राइट कॉर्नर पे टेक्निकल चार्ट लिखा हुआ है, मैं टेक्निकल चार्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पेज के ऊपर थोड़ा सा पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और कैंडल्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी, थोड़ी देर में अभी लोड हो रही हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि कैंडल्स, आपको ये टेक्निकल चार्ट का मतलब होता है कैंडल्स वाला चार्ट, जैसे ये नजर आ रही है आपको कैंडल्स। तो बाज़ औक़ात क्या होगा कि यहाँ पे ये राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन नजर नहीं आएगा आपको। तो फिर आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे ये जो टाइम लिखा हुआ है कैंडल्स का, ठीक है, कोई एक 5 मिनट, 1 घंटा, उसको आप क्लिक कर लें। जैसे ही आप टाइम चेंज करेंगे ना, तो वो नया टाइम की कैंडल ओपन होगी, तो फिर वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फुल स्क्रीन का। तो यहां से आप फुल स्क्रीन पे ले जाएं इसको, और यहां पे अब आपने कम से कम, अभी हम सीखने लगे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स
कैसे बनाते हैं अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है, उसको प्रैक्टिकली हम यहाँ पे अभी अप्लाई करने लगे हैं। तो इसके लिए सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि आपने कम से कम 1 डे का चार्ट ओपन करना है। कितना जी? 1 डे का कम से कम। आप चाहें जब आपकी 1 डे के चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप 1 डे से बड़ा चार्ट 1 वीक का भी ओपन कर सकते हैं, 1 मंथ का भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन शुरू में 1 डे का चार्ट कम से कम आपने ओपन करना है सब दोस्तों ने। इससे आपकी समझ आपको ज्यादा अच्छी आएगी। अब देखिए मैं 1 डे का सिलेक्ट किया है, अभी चार्ट ओपन हो जाता है 1 डे का। असल में मेरा लैपटॉप जो है ना, इसको रेस्ट का मौका नहीं मिलता बेचारे को। तो ये सुबह 3-4 बजे ऑन होता है और रात को 12-1 बजे तक नॉन स्टॉप चल रहा होता है। तो इस वक्त तक इसका भी जो है ना काम खराब हुआ हुआ होता है, इसलिए थोड़ा सा ये वैसे भी अभी टाइम ले रहा होता है। ओके, ये देखिए जी 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया मैंने, ठीक है, गोल्ड का या किसी भी पेयर का। दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने अपने पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को लेके आना है। आप देखें इसी पेज के ऊपर, ये नीचे माउस को लेके आएंगे ना, यहाँ पे ये देखिए प्लस का साइन बना हुआ है, ये माइनस का साइन बना हुआ है। प्लस का साइन है, आप अगर साइज बड़ा करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते जाएं, ठीक है, साइज बड़ा होता जाएगा। अगर माइनस का जूम वो करना चाह रहे हैं, आउट करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, साइज छोटा करना चाह रहे हैं तो माइनस पे ऐसे क्लिक करते जाएं, और हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने दूसरा काम, पहला काम ये किया कि 1 डे का चार्ट ओपन किया। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स लेके आनी है अपने चार्ट पे, लेकिन इस तरीके से कि एक कैंडल दूसरी कैंडल से वाजिया नजर आए अलहदा। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप देखें, आपको हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा नजर आ रही है, पूरी नजर आ रही है, ठीक है, आपस में गड़बड़ नहीं हुई हुई कैंडल्स अलग अलग नजर आ रही हैं, और ज्यादा 150, 200, 300 कैंडल्स भी आपको कम से कम नजर आ रही हैं, ठीक है। ये दूसरा स्टेप ये था। अच्छा, इसको अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है इधर लेफ्ट साइड से, यहां से देखना शुरू करें, इधर से लेफ्ट साइड से, कि आप देखें ये नीचे से ये कैंडल गई थी ऊपर, लेकिन इस जगह से ऊपर कैंडल नहीं जा सकी। 1 मिनट, ये आप देखिएगा कि ये इस जगह से ऊपर कैंडल नहीं जा सकी जी। इसका मतलब है कि जहां पे मैंने ये काले पेन से लिखा है, निशान लगाया है, यहां पे कोई रुकावट है, कोई ऐसी गैबी रुकावट है जो नजर तो नहीं आ रही। लेकिन हमें कैसे पता चला कि रुकावट है? क्योंकि ये कैंडल इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी। फिर क्या हुआ कि फिर कैंडल वापस नीचे आई, ठीक है, देखें, और फिर ये जो जगह है, इस जगह से भी नीचे नहीं जा सकी कैंडल्स। इसका मतलब है यहां पे भी रुकावट है। फिर क्या हुआ कि यहां से वापस ऊपर गई कैंडल, और फिर ये जगह, ये वाली जगह, इस जगह से ऊपर भी कैंडल्स देखें कितनी दफा, ये एक दिन की एक कैंडल है। आप देखें कि यहाँ पे एक दिन टक्कर मारी नहीं जा सकी, अगले दिन टक्कर मारी नहीं जा सकी, उसके बाद 5-6 दिन के बाद दोबारा ऊपर आई कैंडल्स, नहीं जा सकी, वापस आ गई, फिर ऊपर तीसरी दफा टक्कर मारी, ठीक है, नहीं जा सकी इसको तोड़ के, तो ये भी रुकावट है यहाँ पे। अच्छा, फिर आप देखें कैंडल्स नीचे आई थी, लेकिन ये जो जगह थी इसको तोड़ के नीचे नहीं जा सकी, नीचे भी रुकावट मौजूद है। फिर यहां से देखें वापस ऊपर चली गई, फिर इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी, इसका मतलब है यहाँ पे भी कोई रुकावट मौजूद है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आई वापस, और ये जगह जो है इस जगह से नीचे नहीं जा सकी, इसका मतलब है यहाँ पे भी कोई रुकावट मौजूद है। और फिर ये वाली जो जगह थी, देखें, इस जगह को तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी, यहाँ पे भी रुकावट मौजूद है। फिर यहाँ पे भी एक रुकावट मौजूद है, देखें ये इस जगह पे, फिर यहाँ से ऊपर नहीं जा सकी, यहाँ पे भी मौजूद है। फिर यहाँ पे मौजूद है इस जगह पे, इसको तोड़ के नीचे नहीं जा सकी वापस, फिर यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है जी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये इस जगह पे, यहाँ पे, और यही जगह, ये सारा आगे चल रहा है, ये देखें, ठीक है जी, ये भी है, ये भी है यहाँ पे।
ये बात क्लियर होगी, आपको समझ लग गई। अब जितनी भी जगहों के ऊपर मैंने ये निशान बनाए हैं, ये जो क्या कहते हैं इसको, रुकावट के, ठीक है, आप देख लें कि कौन सा जो निशान है वो सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है और कौन सा निशान रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। सिंपल, कि वो रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रही है वो रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है जी, यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। ये हर वो निशान जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है वो रेजिस्टेंस का लेवल है। ये आगे भी देखें, यहाँ पे भी, ठीक है जी। और हर वो निशान या रुकावट जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही है वो सपोर्ट है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ओके। अब एक चीज और नोट करें कि अगर हम ये जो पहला लेवल है ये रेजिस्टेंस का हमने बनाया था, अगर हम इसको लाइन को सीधा खींचें इस तरीके से, लाइव कैंडल तो हमारी ये चल रही है ना अभी, ये वाली, तो आप देखें कि ये सीधा अगर हम लेवल बनाएं, यहाँ पे सीधी दीवार बनाएं, तो ये वाली जो जगह है यही एग्जैक्ट इसी जगह ने, ये देखें नीचे साल टाइम आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, 5/5/2022 को यहाँ पे गई थी, ठीक है जी। मई 2022 में गोल्ड की प्राइस यहाँ पे गई थी, वापस आई थी, और अब दोबारा से कितने महीनों के बाद वापस उसी रेजिस्टेंस ने फिर रोका हुआ है गोल्ड को ऊपर जाने से। 5-6 महीने के बाद गोल्ड ऊपर आया था, लेकिन अभी तक देख लें, एक दिन, दूसरा दिन, आज तीसरा दिन है, ठीक है, और अभी तक गोल्ड ने ऊपर जाने से रोका हुआ है इसी लेवल ने। ये देखें, एक दिन ये पहले नीचे से कितनी स्पीड से कैंडल ऊपर गई, एक दिन, दूसरे दिन, लेकिन दूसरे दिन भी रोक दिया ऊपर जाने से, तीसरे दिन भी कैंडल ने कोशिश की लेकिन ऊपर नहीं जा सकी, और फिर देखें अब आहिस्ता से आज तीसरा दिन है तो नीचे की तरफ रुख हो गया है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तरह से करें कि बजाय इसके कि हम पेन से यहाँ पे निशान लगाएं, अब देखिएगा मैं टूल इस्तेमाल करने लगा हूं, ठीक है, लेवल सीधे बनाने के लिए। ये आप देखें लेफ्ट साइड, ये मेरा माउस देखें, ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये टूल का बार बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपने आ जाना है, ये पेन नजर आ रहा है आपको, ये पेन सा जो बना हुआ है ब्रश, ठीक है, ये वाला ब्रश के आगे देखें ये छोटा सा तीर है, एरो है, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने ब्रश के आगे जो छोटा सा एरो था इसको क्लिक किया तो ये आगे एक पट्टी आ गई, इसमें पहले नंबर पे ब्रश लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे ये रेक्टेंगल लिखा हुआ है, ये 4 खानों वाला जो कोना सा बना हुआ है, ये खाना सा, इसको रेक्टेंगल को आपने क्लिक करना है जी। जैसे ही रेक्टेंगल को क्लिक किया, फिर खाली जगह के ऊपर आप एक हाथ से लेफ्ट वाला जो माउस होता है उसको सिलेक्ट करके राइट साइड से उसको खींचें स्क्रीन के ऊपर, जैसे माउस को इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से आप देखें ऊपर नीचे करते जाएंगे, लंबा करें तो ये एक खाना सा बनता जाएगा, लेवल या दीवार टाइप की चीज, ठीक है। आप इस तरह से रखें, और ऊपर देखें ये पट्टी आ गई हुई है ना, ये नीचे ले आता हूँ मैं, ये देखें ये पट्टी है एक, इस पट्टी में ये देखें ये दीवार का जो कलर है वो, ये जो पेन के नीचे कलर है यहाँ पे ये कलर का बता रहा है, और इसका अगर कलर आपने चेंज करना हो तो ये जो डब्बा सा है आगे दूसरे नंबर पे, ये डब्बा, इस डब्बे को क्लिक करें, और इस डब्बे के अंदर जितने भी कलर हैं वो कोई भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे तो उस दीवार का कलर वही हो जाएगा। ये देखें ये मैं डब्बे को क्लिक कर रहा हूँ और इसका कलर मैं चेंज इस तरह से कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं उनका कलर मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पे ब्लैक, डल ब्लैक, ठीक है जी ये। और आपने क्या करना है कि इसको आप पकड़े इधर से लेवल को, और ये जो पॉइंट था कि जहां से ये वाली कैंडल ऊपर नहीं जा सकी थी, ठीक है, ये आपने ये दीवार यहाँ पे रख देनी है, और अब इसकी जो राइट साइड है दीवार की, इसको ये ऊपर से पकड़ के ये, एक मिनट, यहाँ पे, और यहाँ से पकड़ के इसको आगे खींचे, और अभी जो कैंडल्स अभी चल रही हैं यहाँ पे,
ये लें जी। अब देखें कि ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी ये दीवार की, जिसने यहाँ पे तो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया था, लेकिन अब जब दोबारा 5-6 महीने के बाद कैंडल्स वापस आई उसी लेवल को, ठीक है, उसी लेवल को कैंडल्स ने स्पीड में, क्योंकि स्पीड ज्यादा थी, ठीक है, आप देखें कि यहाँ पे जब 5-6 महीने पहले इसको ऊपर गई थी तो कैंडल ने इसको ऊपर जाके जोर से टक्कर मारी थी, लेकिन ऊपर से देखें रिजेक्ट, विक देखें ऊपर कैंडल कितनी बड़ी है, रिजेक्शन, बड़ी स्पीड से यहां से इंटर हुए थे सेलर, और कैंडल उसी दिन कैंडल को कितना नीचे ले आए थे सेम डे में। लेकिन यहाँ पे जब दूसरी दफा अब 5-6 महीने के बाद जब यहाँ पे पहुंची प्राइस या कैंडल्स, तो इस दफा बायर्स जो थे वो इतने ज्यादा थे इसमें, नीचे से एक दिन दूसरे दिन, या कि उन्होंने सेलर्स को मौका ही नहीं दिया संभलने का। और देखें कि इस कैंडल ने उस लेवल को तोड़ के रेजिस्टेंस को क्रॉस करके, और ये कैंडल क्लोज भी देखें ऊपर हुई है, एक दिन की कैंडल। अब मैं थोड़ा सा साइज बड़ा करने लगा हूं इसका, ये आप देखिएगा ताकि हर किसी को क्लियर नजर आए। ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि इस एक दिन की कैंडल ने इस लेवल को ना सिर्फ तोड़ा, क्रॉस किया ऊपर, और ये कैंडल क्लोज भी हुई, बंद हुई जब इसका टाइम पूरा हुआ एक दिन, ठीक है, तो ये क्लोज कैंडल ऊपर हुई है। तो याद रखें कि जब भी कोई कैंडल किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के क्लोज भी उसके ऊपर जाके हो, तो फिर हम समझते हैं कि वो लेवल टूट गया है। जैसे एक गाड़ी है, ये कैंडल्स अगर गाड़ी है नीचे से आ रही है, या तो इसको टक्कर मारती, ठीक है, बेशक ऊपर जाती थोड़ी सी, लेकिन कैंडल्स का जब टाइम पूरा होता तो वो नीचे आके क्लोज हो जाती है, इसके ऊपर ही आके लेवल के ऊपर ही क्लोज हो जाती, तो फिर हम कहते हैं कि ये लेवल नहीं टूटा। लेकिन जब भी कोई कैंडल किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल को क्रॉस करके, तोड़ के, उस लेवल से आगे जाके ऊपर या नीचे जाके क्लोज हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये लेवल टूट गया है। जैसे यहां पे देखें ये लेवल टूटा। अब क्या हुआ, अब ये है तो रुकावट ना, जब ये कैंडल नीचे से ऊपर जा रही थी तो ये रेजिस्टेंस थी, ये लेवल क्या था, रेजिस्टेंस का था, ये कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा था। ये जब ये कैंडल्स नीचे से ऊपर जा रही थी, तो ये वाली जो दीवार थी ये रेजिस्टेंस का लेवल था, लेवल ऊपर जाने से रोक रहा था। लेकिन जब इस कैंडल ने इसको तोड़ के ऊपर निकल गई, तोड़ दिया, रेजिस्टेंस का लेवल टूट गया। अब ये रुकावट तो मौजूद है ना, लेवल तो मौजूद है उसी जगह पे। अब आप देखें कि ये जो आगे अगली कैंडल्स हैं, ये वाली, अब ये कैंडल जब वापस नीचे आई तो यही लेवल जो पहले रेजिस्टेंस का था, अब ये सपोर्ट बन गया, अब नीचे जाने से रोक रहा है, देखें, और एक दिन रोके रखा है इसने नीचे जाने से कैंडल को, ठीक है। यहां पे अब ये क्या बन गया है, सपोर्ट का लेवल बन गया है, कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रहा है, एक दिन रोके रखा। और अब आज जो दूसरा दिन है, अभी तक देखें ये लेवल के अंदर गई थी कैंडल यहां तक, लेकिन इसको तोड़ के नीचे नहीं जा सकी। अच्छा फर्ज करें, क्योंकि ये वन डे का चार्ट है ना, एक दिन का, फर्ज करें कि आज इसको ये तोड़ के नीचे भी आ जाती है यहां तक कैंडल, लेकिन जब ये रात को टाइम इसका कैंडल का पूरा होगा और ये ऊपर जाके क्लोज हो जाए इधर जाके, तो हम फिर भी कहेंगे कि नहीं टूटा नहीं है जी लेवल। क्यों? क्योंकि कैंडल का क्लोज होना की जगह जो है वो इंपॉर्टेंट होती है कि वो कहां पे क्लोज होगी। तो ये तो अभी नीचे ही जाने ही नहीं दे रही, इसको कोशिश कर रही है कैंडल नीचे जाने के लिए, लेकिन वो नीचे जाने अभी तक नहीं दे रही उसको। ठीक हो गया जी, अभी भी ऊपर है देखें लेवल के। तो इससे हमें क्या पता चला कि अभी जो लेवल यहां पे सपोर्ट का है, जो नीचे जाते हुए कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रहा है, एक दफा ये कैंडल नीचे चली गई, ठीक है, यहां से मिसाल के तौर पे ये कैंडल नीचे आ जाती है, क्लोज भी नीचे हो जाती है, फिर जब नीचे से कैंडल्स वापस ऊपर जाएंगी ना, तो अब यही लेवल जो होगा वो रेजिस्टेंस का बन जाएगा, कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकेगा। रुकावट का मतलब है रोकना, एक तरफ से आप आएंगे दूसरी तरफ जाने के लिए तो वो रुकावट आपको रोकेगी, दीवार, दूसरी तरफ से आएंगे पहली तरफ जाने के लिए वो उधर से भी आपको जाते हुए रोकेगी। क्लियर होगी जी बात?
ओके, अब हम वापस लेवल्स के कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं जी। अच्छा, अब मैं वापस उधर ही जा रहा हूं जो हमने पहला लेवल जहां से शुरू किया था। ओके, यहां से अब आप देखें, ये पीछे ये लेवल मैंने यहां से शुरू किया है, ये रेजिस्टेंस थी। आप इसको थोड़ा पीछे चलाएं जरा, इधर बिल्कुल इसको छेड़े बगैर इधर से। आप देखें पीछे वो सपोर्ट का लेवल था, उसने सपोर्ट के तौर पे कितनी कैंडल्स को नीचे जाने से रोका हुआ है। देखें यहां से रेजिस्टेंस का लेवल ऊपर जाने से रोका, यहां से सपोर्ट का किरदार अदा किया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट का किरदार अदा किया, यहाँ पे भी सपोर्ट का किरदार अदा किया है, फिर यहां से इसने रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया। देख रहे हैं आप? तो एक लेवल जो अभी सपोर्ट का है वो आगे चल के रेजिस्टेंस का लेवल बन जाता है, थोड़ा सा आगे चल के वो फिर सपोर्ट का लेवल बन जाता है। ओके जी, ये एक लेवल हो गया। अब हम बनाते हैं जी दूसरा लेवल। अब दूसरा जो लेवल बनेगा वो कहां पे बनेगा? ये देखें, यहां से इस लेवल को तोड़ के जब नीचे आई तो ये यहां पे इस जगह पे मैं फिर इधर देखें, ये रेक्टेंगल पे गया, इसको क्लिक किया और अब मैं यहां से ये मैंने एक लेवल बनाया। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि यहां से मैंने शुरू किया इस जगह से, इस जगह से क्यों? क्योंकि यहां से देखें ना, इस लेवल ने ये कैंडल्स ऊपर से आई, इसने रोकने की कोशिश की, इसने सपोर्ट के लेवल को पहले को तोड़ा, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की। यही लेवल जो पहला था रेजिस्टेंस का बना, इसने ऊपर जाने से रोका, तो ये आगे नीचे कैंडल। अब इस लेवल ने अगला जो सपोर्ट का लेवल था यहाँ पे इसने इसको रोक दिया कैंडल्स को। अब आप देखें कि यहां से जब कैंडल्स रुकी यहां से नीचे जाते हुए, तो अब वापस ऊपर गई, वापस ऊपर देखें, ऊपर अब रेजिस्टेंस का लेवल था, उसने ऊपर जाने से रोक दिया, फिर वहां से ऊपर जाने की बजाय वापस नीचे आई स्पीड में। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इस सपोर्ट के लेवल को तोड़ने में कामयाब हो गई है जी। अब वापस कैंडल ऊपर जा रही है देखें, लेकिन यही वाला लेवल जो पहले सपोर्ट का था अब रेजिस्टेंस का एक दिन ऊपर जाने से रोक दिया कैंडल को, दूसरे दिन भी ऊपर जाने से रोक दिया, फिर देखे कैंडल मजबूर होकर नीचे आ गई, फिर वापस ऊपर गई। इसी लेवल ने अब देखें कितने दिनों तक मुसलसल रोके रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे कि आप देखें कि ये जो लो पॉइंट्स हैं कैंडल्स के, इस लेवल का असल मकसद तो क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स का, कि कैंडल्स के ज्यादा से ज्यादा लो पॉइंट्स या हाई पॉइंट्स को टच करें। ठीक है, अब ये लेवल यहां पे ठीक है, या अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूं, अगर मैं इसको यहां पे करूं इस जगह पे, कि यहां पे ये ज्यादा बेहतर है, मेरे ख्याल में यहां पे अब ज्यादा बेहतर इसलिए है कि इस जगह पे देखें ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट्स और हाई पॉइंट्स को कवर कर रहा है। इस जगह के ऊपर आप देखें कि ये लेवल ज्यादा मजबूत है, इसने बहुत ज्यादा काम किए, देखें कितनी ज्यादा कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका है और नीचे जाने से रोका है। अब आगे देखें, यहां पे भी आप देखें और आगे चलाएं, ये चेक करें, यहां पे ये कैंडल्स ऊपर गई थी, इसने ऊपर जाने से रोक दिया, जब तोड़ा तो फिर कैंडल्स ऊपर निकल गई। तो एक बात हमने क्या सीखी अभी, कि हम जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि लेवल हम ऐसी जगह के ऊपर रखें, उसका दीवार बनाएं जहां पे ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट्स और ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के हाई पॉइंट्स टच कर रहे हो। पहली बात ये। और दूसरी बात क्या, आप देखें कि ये एक ऊपर लेवल हमने बनाया, नीचे ही दूसरा लेवल बन गया, तो इन दोनों लेवल्स के बीच में कोई जगह भी तो होनी चाहिए ना, खुली। ये तो बिल्कुल करीब करीब दीवारें बन गई हैं, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कैंडल्स बीच में मूव कहां पे कर रही है। तो दूसरी बात क्या, कि इन लेवल्स की जो मोटाई है दीवारों की वो बहुत बारीक होनी चाहिए, ताकि बीच में ज्यादा से ज्यादा खाली जगह, दो लेवल्स के बीच में ज्यादा जगह खाली बचे। अब आप देखिएगा
कि मैं पहला जो लेवल है इसकी मोटाई कम कैसे कर सकता हूं, लेकिन मोटाई कम करने से पहले ये भी ध्यान में रखना है कि मकसद फोत ना हो जाए लेवल बनाने का। मकसद क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट्स को और हाई पॉइंट्स को टच करना चाहिए। अब देखिएगा मैं पहले लेवल की मोटाई कम करने लगा, जितनी कम से कम मोटाई करेंगे ना लेवल्स की, क्योंकि ये 1 डे का चार्ट है, 1 डे का चार्ट के ऊपर हमने सिर्फ नॉलेज अप्लाई करना होता है। नॉलेज का मतलब ये लेवल्स बनाने होते हैं। जब हम ट्रेड करेंगे तो हम इससे छोटा चार्ट 4 घंटे पे जाएंगे, उससे छोटे 1 घंटे पे भी जाएंगे। ज्यादा ट्रेड हम 1 घंटे और 4 घंटे के चार्ट पे करते हैं। तो जब इसको आप यहाँ पे 1 डे के चार्ट पे ये लेवल इतना मोटा होगा ना, ये बारीक सा लग रहा है पहला, जब इसको आप करेंगे ना इस पे देखिएगा 4 घंटे पे, आप देखिएगा ये पहला लेवल कितना मोटा लगेगा। ये मैंने 4 घंटे का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, तो 4 घंटे के चार्ट पे आप पीछे जाना पड़ेगा। आप देखिएगा कि ये लेवल कितना मोटा लगेगा। ये आ गया है जी, ये ऊपर वाला देखें अभी भी कितना मोटा लेवल लग रहा है। ये ले नॉर्मल, ये ठीक है। 1 घंटे में जाएंगे तो ये इससे भी डबल मोटा लगेगा। तो इसलिए आपने 1 डे के चार्ट के ऊपर जब लेवल बना रहे हैं तो एक ख्याल रखना है कि लेवल्स, 2 पॉइंट्स का ख्याल रखना है। लेवल की मोटाई कम रखनी है, कम से कम, और दूसरा कि एक लेवल वहां पे बनाना है जहां पे ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट्स और हाई पॉइंट्स टच कर रहे हो। जैसे आप देखें यहाँ पे, ओके जी, लेवल की, अब आप देखें ये लो पॉइंट्स हैं ये कैंडल्स के, और ये हाई पॉइंट्स आ रहे हैं। पहले इन्हीं को जरा बना के चलें कि कहाँ पे होना चाहिए हमारा ये लेवल इतनी मोटाई के साथ। यहाँ पे भी हो सकता है, थोड़ा सा अगर हम सेंटर में कर दें, यहाँ पे आप सारे को तकरीबन एवरेज टच कर रहा है, कवर कर रहा है यहाँ पे। आई थिंक ये बेस्ट जगह है ये वाली। ठीक है जी, अब आगे देख लें। आगे तो बिल्कुल सेम ही है। इस कैंडल ने देखें, उसी लेवल ने बारीक ने ऊपर जाने से भी रोक दिया इस कैंडल को, और इसी लेवल ने अगली कैंडल को नीचे जाने से भी रोका हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख लें आज की जो कैंडल है वो भी इसी लेवल ने देखें रोकी हुई है। तो ये हमारा एक अच्छा लेवल बन गया मोटाई के हिसाब से, कम मोटाई वाला। अब इसी तरीके से आप ये जो दूसरा लेवल हमने बनाया इसकी भी मोटाई कम कर लेते हैं, यही फार्मूला सामने रखते हुए। ओके जी, अब इसको हम थोड़ी सी इसकी फाइन ट्यूनिंग ऊपर नीचे को प्लेसमेंट कर लेते हैं। ये एवरेज तकरीबन ये वाली जगह। अब आप देखें कि ये जगह, यहां पे इस कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल है, ये नीचे से ऊपर गई, इस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोज हुई है ना। तो ये ऊपर क्लोज होना नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि ये बिल्कुल 19-20 का फर्क है। तो मतलब अगर थोड़ा सा लेवल का मोटाई हम ज्यादा रखेंगे तो ये हम ये इसने कोई नहीं क्लोज इसको ब्रेक किया। मेरी बात समझ गए? तो ये आपने जहन में रखना है कि ये लेवल्स की मोटाई और लोकेशन में 19-20 का फर्क हमेशा आएगा। आप जो बनाएंगे वो थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, मैं जो बनाऊंगा उनकी लोकेशन और मोटाई मुख्तलिफ होगी, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है? फर्क इस चीज से पड़ता है कि ये लेवल देखें कि जहां जहां पे भी है वहां पे कैंडल्स इस लेवल की रिस्पेक्ट कर रही हैं। ये लेवल कैंडल्स को रोकने की कोशिश भी कर रहा है, और अक्सर कैंडल्स देखें रुकती हुई आपको नजर भी आ रही हैं। बस इस ये नॉलेज ये है, हमें ये समझ आनी चाहिए बात की। ओके जी, ये 2 लेवल्स हमने बना लिए, और लेवल बनाते हैं जी। अब एक और लेवल, अच्छा, एक तरीका तो ये होता है लेवल बनाने का कि आप इधर हर दफा यहाँ पे जाएं, रेक्टेंगल पे क्लिक करें, और यहाँ से आप इसको क्लिक करके लेके आए। दूसरा तरीका शॉर्ट भी है कि ये पहले वाला जो सबसे ऊपर लेवल आपने बनाया है उसी के ऊपर क्लिक करें। ये ऊपर एक पट्टी आ गई है देखें, ये वाली, इस पट्टी के ऊपर ये एक डुप्लीकेट, ये जहाँ पे क्लोन और कॉपी, ये डुप्लीकेट का निशान है ये वाला। ठीक है, इसको क्लिक करें और इस पे ये जो क्लोन है इसको क्लिक कर दें। जैसे क्लोन को क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये ऊपर सबसे ऊपर ये पूरा लेवल जो नीचे वाला था वो क्लोन हो गया, कॉपी हो गया। उसको पकड़ के आप नीचे ले आए जहां पे रखना चाहते हैं। तो ये इस जगह के ऊपर देखें, यहाँ पे मेरा एक लेवल बड़ा अच्छा बन रहा है, इस जगह के ऊपर ये ले जी, एक मेरा ये लेवल बन गया। ठीक है जी, यहाँ पे ये सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट भी है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। देखें, ये ऊपर जाने से भी 2 कैंडल्स को रोका हुआ है इसने। ओके जी, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी देख लें कितना परफेक्टली काम कर रहा है।
और इसी तरीके से अब मैं ये ऊपर वाले को दोबारा क्लिक करूंगा, सबसे ऊपर वाले को, ये पट्टी ऊपर आ गई, इस पे जाऊंगा, क्लोन पे क्लिक करूंगा, ये ऊपर डुप्लीकेट बना, इसको पकड़ के मैं इधर नीचे ले आऊंगा। और अब अगला लेवल होगा, ये लें जी, ये जगह आप देखें, यहाँ पे भी लो पॉइंट्स देखें परफेक्ट। ठीक है, आप देखें कि मोटाई हमने छोटी कर दी ना लेवल्स के, बीच पे देखें खाली जगह कितनी ज्यादा है दो लेवल्स के। ठीक है जी। इसी तरीके से अब सबसे ऊपर वाले को आप पकड़ें और इसको क्लोन पे जाए, और ऊपर एक और लेवल बन रहा है यहाँ पे, ये ये अभी जो लोग लाइव ट्रेड करने वाले हैं आप में, जो ट्रेड कर रहे हैं कुछ दोस्त, ठीक है, उनके लिए, वो भाई ने एक थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, अगर सुन रहे हैं कि गोल्ड कहां तक जाएगा, आपको पता लग गया भाई आमिर भाई? ये लें जी, कि अब इससे आगे ये एक रेजिस्टेंस थी गोल्ड ने जो तोड़ी ऊपर, अभी वही रेजिस्टेंस आप देखें कि क्या बन गई हुई है, अब सपोर्ट बन गई हुई है। अगर गोल्ड इस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जाता तो यहां से किधर जाएगा, फिर ये वापस मुड़ेगा ऊपर। तो अगला जो बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है वो यहाँ पे मौजूद है, ये 1960 से 1962 तक। ठीक है, ये ऊपर जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये वाला, ये अभी हमने बनाया है, ये वाला देखें। लेकिन ये बड़ा लेवल है, इससे पहले एक और लेवल भी मौजूद है जी, वो भी मैं बनाने लगा हूं, ये देखिएगा। वो कहां पे है, ये इस जगह के ऊपर बीच में, यहां पे, ये यहां पे आप देखें कि ये कैंडल्स नीचे से गई थी, यहां से ऊपर नहीं जा सकी, ये देखें यहां पे। ठीक है, तो पहले जो पहला इसका लेवल आएगा वो आएगा ये वाला लेवल। तो गोल्ड अगर ऊपर जाता है यहां से, तो पहले ये 39, 40, 41, 42, और ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो समझें कि ये किसी भी वक्त यहाँ पे पहुंच सकता है, यानी 38 से लेके और 46 तक, 43 तक। ठीक है, ये वाला जो लेवल है, क्योंकि इसको हम मजीद छोटा करेंगे तो ये और ज्यादा रिफाइन हो जाएगा। तो पहला इसका ये टारगेट है, अगर ये यहाँ से नीचे सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो पहला इसका टारगेट है 40, आप राउंड फिगर में ले लें, 40, 42, 43। और अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो अगला टारगेट इसका फिर 60 का है, 60, 62, 63, 64 तक। ठीक है, अगर उसको तोड़ के ऊपर जाता है तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल बड़ा इसको रुकावट मिलेगी जो ऊपर जाने से रोकेगी, वो कहां पे मिलेगी, ये एक तो बड़ी है ना, वो तो यहाँ पे है, ये इस जगह पे 96, 97, 98, ये। ठीक है, ये वाली 1997, 98, ये। लेकिन इसको जब आप छोटा करेंगे ना, यहाँ पे मैं और इसको जूम इन करता हूं, यहाँ पे आप देखें इस जगह पे कि ये इन दो लेवल्स के बीच में भी ये कैंडल ऊपर गई थी, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी। तो यहाँ पे एक और छोटा लेवल भी आ रहा है बीच में रास्ते में। ठीक है, बारीक सा लेवल है, लेकिन क्योंकि वन डे का चार्ट है, तो वन डे के चार्ट में एक कैंडल भी जहां पे रुक जाए वहां पे भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाती है, एक अकेली कैंडल भी। तो यहाँ पे तो आप देखिएगा कितनी ज्यादा कैंडल्स रुकी हुई हैं, ये इस जगह पे, यहाँ पे आप चेक करें, इस जगह पे, ये जगह जो है। ठीक है, तो बीच में यानी 70 और 2000, 1970 और 2000 के बीच में एक लेवल ये वाला भी आएगा, 80 वाला, 1978 से लेके 1982 तक। ठीक है, ये वाला जो लेवल है, इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो अब आप देख लें कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो बनाने कितने आसान है। लेकिन आपने वन डे के चार्ट पे कोशिश करनी है, लेवल्स की मोटाई बहुत छोटी रखनी है कि हमें मकसद भी हमारा हल हो जाए और हमें बीच में दो लेवल्स के दरमियान खाली जगह भी काफी मिले। तो इसी को हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे। ये लें जी,
ये। अच्छा, अब मैंने आपको कल ये भी बताया था कि अगर आपने ये जो ड्राइंग की है, ठीक है, इसको आप सेव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसमें एक दफा लॉगिन कर लेंगे investing.com में। तो जैसे मैंने देखें ये लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा कि मैं अपनी इस सेटिंग को जो हमने अभी मेहनत की है इसको मैं सेव कर लूंगा ताकि ये जाया ना हो। जब भी मैं चार्ट ओपन करूं ये यहाँ से ऐसे ही ओपन हो जाए। तो मैं, आप देखिएगा यहाँ पे ये मैंने लॉगिन किया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा नाम है, ठीक है। तो अब मैं सेव कर सकता हूँ। चार्ट के ऊपर, हर चार्ट के ऊपर राइट साइड पे यहाँ पे देखें एक ये बड़ा सा तीर काले रंग का आपको ऊपर नजर आ रहा है क्लाउड में जाता हुआ, और एक ये व्हाइट कलर का एरो नीचे की तरफ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, व्हाइट क्लाउड में। तो आपने जो ये काले रंग का ब्लैक कलर का एरो है इसको आपने क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली विंडो आ गई है, वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो चार्ट है इसका नाम क्या लिखना चाह रहे हैं, आप किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको सिंपल जो भी आप लिखना चाहें मैं लिखूंगा गोल्ड, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं, ओके जी, पूरा लिख लूं या स्पोर्ट एंड एस लिख लूं, एंड आर लिख लेता हूं, एस एंड आर। ये लें जी, मैंने लिख दिया और इसको सेव कर लूंगा। अब ये मेरा सारा जो लेआउट था, चार्ट था, ये सारी ड्राइंग है सेव हो गई है, ठीक है। अब जब भी मैं दोबारा से ओपन करूंगा investing.com जब भी, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं सेव करने के लिए तो ये जो ब्लैक कलर का एरो है इसको क्लिक किया ना मैंने, तो जो चार्ट मेरे सेव हुए हुए हैं वो लिस्ट देखूंगा कि कौन कौन से है। तो वो ये जो व्हाइट कलर का एरो है इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखें ये सबसे ऊपर आ गया है ये आज वाला। तो जो थोड़ी देर पहले मेरा जो चार्ट है जिसके ऊपर मैंने ओपन किया हुआ था वो ये नीचे है, देखें ये वाला, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो अब इसकी जगह पे वो चार्ट आ जाएगा। ये ले, ये मेरा चार्ट ओपन हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये सारा कुछ मैंने जो इसके ऊपर काम किया हुआ है, मेहनत की हुई है, ये सारा वहां पे ही मौजूद है, ये आगे पीछे नहीं हुआ, ठीक है जी। और अब इसके बाद अब वापस अगर मैं जाना चाहूं कि जो अभी हमने सेव किया है, तो ये देखें ये पहले नंबर पे है गोल्ड एस एंड आर, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो वो हमारे लेवल सामने आ जाएंगे। तो इसका फायदा ये होता है। ओके जी। अच्छा भाई ये मेरी मेरी स्क्रीन के ऊपर लाइनें मत लगाओ यार। ओके जी, अब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया जी। तो आपने कोशिश क्या करनी है, आपने कोशिश ये करनी है कि जो मेजर लेवल है ना वो बनाने हैं। अब ये किसी ने, अब ये मेरी, असल में मैं वो फंक्शन ऑफ नहीं किया और किसी ने मेरी स्क्रीन के ऊपर लाइनें लगा दी हैं। अब ये मुझे एक दफा डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, एक सेकंड। ओके जी, तो आपने क्या कोशिश करनी है कि आपने मेजर लेवल्स बनाने हैं। मेजर लेवल का मतलब क्या है, बड़े लेवल, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा कि यहां पे इस जगह के ऊपर आप देखें, इस जगह के ऊपर जहां पे मैं अभी लिखूंगा निशान लगाऊंगा, अब यहां पे इस जगह के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस मौजूद है और इस जगह के ऊपर भी रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है जी। तो अब अगर मैं यहां पे एक लेवल बनाऊंगा इस जगह पे, बल्कि मैं बनाता हूं, अगर मैं यहां पे एक लेवल बनाता हूं ये इस जगह पे, तो ये लेवल और ये लेवल बहुत करीब करीब हो गए हैं ना। बीच में जो स्विंग है कैंडल्स का, ठीक है, ये स्विंग कहते हैं इसको कैंडल का। ये ऊपर से नीचे आई, नीचे से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, ये स्विंग यानी कि लहर जो है, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो अब ये लेवल छोटा हो गया है, तो क्या इस लेवल और इस लेवल को हम मेजर लेवल कहेंगे? नहीं, ये छोटा लेवल है, इसको हम माइनर लेवल कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इस लेवल को, ये वाला जो लेवल है इसको हम डिलीट कर दें, ठीक है ना, तो अब ये लेवल जो है ये नीचे वाला और ये वाला दो, ये देखें बड़े मेजर लेवल हैं। क्यों? क्योंकि यहां से देखें जब ऊपर गई थी वेव तो देखें यहां तक पहुंची है,
इसका जो स्विंग है, लहर है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें कितनी बड़ी लहर है, कितनी बड़ी इसकी स्विंग इसने वो बनाई है, और वहां से नीचे आई तो यहाँ पे आई। तो ये दो मेजर लेवल हैं, ठीक है। अगर हम बीच में यहाँ पे भी लेवल बना दें, यहाँ पे भी लेवल बना दें, लेवल तो बनते हैं, लेकिन वो छोटे लेवल होंगे, बड़े लेवल नहीं होंगे। मेरी बात आप समझ गए। तो अभी आपने प्रैक्टिस क्या करनी है, आज क्योंकि पहला दिन है, तो आज आपने कोशिश ये करनी है कि सिर्फ मेजर लेवल्स आपने बनाने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। मेजर लेवल का मतलब कि जिन लेवल्स के ऊपर से बार बार कैंडल्स वापस मुड़ी हो, चाहे सपोर्ट के तौर पे चाहे रेजिस्टेंस के तौर पे। जैसे अब देखें ये नीचे लेवल है, इसको मैं यहाँ पे एक और लेवल बनाता हूं। अब ये वाला है जगह एक, ठीक है, ये वाली जगह। तो मैं यहाँ पे एक लेवल बनाता हूँ, ये देखें बड़ा अच्छा लेवल बन रहा है जी, ये मेजर लेवल होगा, ठीक है, ये वाला। क्यों? क्योंकि देखिए एक दफा इसने रोका वापस, दूसरी दफा रोका वापस, फिर यहां से रोका इसने, फिर यहाँ पे रोका इसने। ओके, एक और लेवल अब मैं बनाता हूं नीचे। अब ये वाला देखें कितना परफेक्ट लेवल बन रहा है, ये वाला स्पोर्ट का, ठीक है, ये वाला आखिरी। अब इसमें देखें कितना बड़ा स्विंग है, ये मेजर लेवल बन गया, बड़े स्विंग वाला। जिन दो लेवल्स के बीच में लहर का साइज बड़ा हो, ऊपर जाने का नीचे आने का, ठीक है, तो वो मेजर लेवल कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपने प्रैक्टिस करनी है जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने की इस तरीके से। जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना ज्यादा, तो उसके बाद फिर आप ये लेवल इस तरीके से नहीं बनाएंगे। फिर आप ना, आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन अब भर गई है हमारी, काफी थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, डल डल सी लग रही है। तो ये इसलिए है क्योंकि शुरू में आपको इस तरह से लेवल बनाने हैं ताकि आपको बात की समझ आए। जब आपको बात की समझ आ जाएगी, फिर आप देखिएगा लेवल इस तरीके से बनाएंगे, बहुत सिंपल सिंपल। ये यहाँ पे ये ऊपर आए लेफ्ट साइड पे, ये देखें ये एक लाइन है टेढ़ी सी, इसके ऊपर आगे एरो के ऊपर क्लिक किया तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन लग गई है। इसका इसका कलर चेंज कर लें यहाँ से, मिसाल के तौर पे ये मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। इसकी मोटाई चेंज कर लें, ये ज्यादा से ज्यादा मोटाई कर लेता हूँ। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर उस प्रैक्टिस के बाद आप आगे लेवल कैसे बनाएंगे, ये लाइन लगाएंगे सिर्फ, और इस लाइन की आप एवरेजिंग कर लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लो और हाई पॉइंट कहाँ पे टच कर रहे हैं। अब देखें ये मैंने लेवल बना दिया नीले रंग का, ठीक है ये। और इसी तरीके से आप देखें इसको मैं ऊपर यहाँ पे लेवल बना देता हूँ, यही वाला, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसी को डुप्लीकेट करके आप देखिएगा कि स्क्रीन कितनी खाली रहेगी। अब ये लेवल मेरा यहाँ पे बन जाएगा। ये एवरेजिंग करूंगा मैं कि ऐसी जगह जहां पे ज्यादा से ज्यादा कैंडल के लो और हाई पॉइंट टच कर रहे हो, ये वाला। अब देखें ये लेवल बन गया है, ठीक है। अब इसको देखेंगे, मैं इसकी जगह पे लाइन लगाऊंगा ताकि हमारी स्क्रीन जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर रहे, वाजिया नजर आए हमें। क्योंकि मकसद क्या है इन 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 लेवल्स का, हमें आइडिया होना कि कहां से कहां तक पलट सकती है। ये देखें इस तरीके से आप जो है वो इन लेवल्स को फिर आगे रिप्लेस करना शुरू कर देंगे लाइंस, मोटी लाइंस के साथ, सीधी लाइंस के साथ। लेकिन शुरू में लेवल इसलिए बनाएं क्योंकि आपको समझ ज्यादा आएगी। ओके जी, आज का मेरा जो सेशन है जी वो यहाँ पे मैं खत्म करूंगा, अभी आपके क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने ये लेवल रख दिया है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक लेवल बन जाएगा ये इस जगह पे, यहाँ पे। तो इस तरीके से आप आगे चल के जब आपकी समझ आ जाएगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप इतने बड़े बड़े मोटे मोटे लेवल्स बनाने की बजाय आप क्या करेंगे, आप सिंपल ये लाइनें देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में अच्छा खासा देखें वक्फा भी मौजूद है। और इनको आप देखिएगा लाइंस को, जब आप ये तो नॉलेज तो अप्लाई कर लिया वन डे के चार्ट पे, ठीक है, क्योंकि मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है वन डे की। जब हम ट्रेड करेंगे तो आप ट्रेड ज्यादातर करेंगे 1 घंटे के चार्ट पे, और 1 घंटे के चार्ट पे जब आप आएंगे आप देखिएगा दो लेवल्स के बीच में फासला देखें कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ये मेजर लेवल है 1 घंटे के हिसाब से, चेक करें जरा। और नीचे जो हमने लाइनों वाले लेवल लगाए हैं,
उन पे आप आ जाएं। ये देखें यहाँ पे, ये चेक करें, एक लाइन से लेके दूसरी लाइन तक कितना ज्यादा फासला है। एक एक घंटे की कैंडल देखें, कितनी सैकड़ों कैंडल्स हैं बीच में, ठीक है, ऊपर जाते हुए नीचे। अब बीच में भी अब एक आगे चल के अब अगला हमारा सेशन होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स के अंदर फिर मल्टी टाइम फ्रेमिंग करनी होती है, वो आगे हम करेंगे इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिस करें जी, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को समझ गए हैं। अगर समझ नहीं लगी तो वीडियो आपको रात को मिल जाएगी, वीडियो देख के बार बार आप इसको इस तरीके से लेवल्स बनाने की, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। अब आपके माइक में ओपन कर देता हूं, अगर आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है आप कर सकते हैं अपना माइक ओपन करके। लेकिन एक वक्त में गुजारिश ये है कि एक बंदा बोले, जो बंदा क्वेश्चन कर रहा है सिर्फ उसी को माइक ओपन करना चाहिए। सारे लोग माइक ओपन करके ना बैठ जाएं, क्योंकि वो बीच में फिर बहुत ज्यादा शोर आना शुरू हो जाता है। सर विक मार करना बेस्ट है या बॉडी? जी विक मार करना बेस्ट है या बॉडी? भैया जी, देखो ये तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है।